और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवर स्टडी हब पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भूगोल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको यूके ट्रिपल एससी और या तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी तैयारी कराते हैं। साथ ही हमने कई क्लासेज जो है उत्तराखंड हिस्ट्री जैसे कि इसमें पढ़ाई है, और बाकी हमने हिंदी भी इस पर पढ़ाई हुई है, तो आप उनकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल से देख सकते हैं। साथ ही हम समय समय पर जो भी पुराने पेपर यूके ट्रिपल एससी ने कराए हैं और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड राज्य आप सभी को पता ही है कि 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। अगर इसके आकार की बात करें तो यह आयताकार आकार का है। जो उत्तराखंड राज्य है वह किस आकार का है? आयताकार आकार। और इसका क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1.6% है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड देश का 18वां राज्य। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड 19वां राज्य था, लेकिन जम्मू और कश्मीर जो है पहले एक राज्य था, लेकिन उसके बाद फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू और लद्दाख। तो उस कारण से अब इसका नंबर कौन सा हो गया? 18वां इसका नंबर हो गया। अब इसकी सीमाओं की बात करते हैं। तो सीमाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है राजनीतिक सीमाएं, एक होती है प्राकृतिक सीमाएं। सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो राजनीतिक सीमाएं वो होती है जो हम खुद बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की जो पूरी सीमा है वो मतलब हम ही द्वारा बनाई गई है, यानी कि जैसे संसद ने बिल पास किया तब उत्तराखंड राज्य बना, तब उसकी सीमा निर्धारित हुई उस हिसाब से। और हिमालय हम जैसे हिमालय है, हिमालय हमने तो नहीं बनाया, वो खुद प्राकृतिक रूप से बना। हालांकि हिमालय नाम से हमने दिया, लेकिन वो किस रूप से बना? प्राकृतिक रूप से बना। या नदियाँ होगी और सब क्या होती है? प्राकृतिक सीमाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक सीमाएं। तो राजनीतिक सीमाओं में जो हमारे उत्तर दिशा में है वह क्या है? तिब्बत यानी कि चीन स्थित है। तिब्बत जो कि चीन के कब्जे में है वो स्थित है। और पश्चिम में देखा तो हमारा जो उत्तराखंड है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और पूर्व में देखा तो नेपाल से लगा हुआ है। और दक्षिण में देखा तो किससे लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश से। और अब हम देखते हैं इसकी प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाओं में उत्तर पे आप सभी को पता है कि क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। और दक्षिण में जो है गंगा का मैदान यानी कि मैदान स्थित है। और पूर्व में काली नदी स्थित है। और पश्चिम में टोंस यानी कि यमुना नदी स्थित है। तो ये होगी इसकी राजनीतिक और प्राकृतिक सीमाएं। अब इसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखते हैं। अक्षांश और देशांतरी स्थिति जैसे आप सभी को पता ही है कि भारत कौन से उसमें स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो जो अक्षांश होगा इसमें वो हमेशा नॉर्थ में होगा, और जो देशांतर होगा वो हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व में होगा। अब इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो जो उसका उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है वह 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। और इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ में स्थित है। और अब इसकी देशांतरी स्थिति की बात करें तो 81 डिग्री 2 सेकेंड ईस्ट इसका देशांतरी विस्तार है पूर्व की तरफ। और पश्चिम में देखा तो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट इसका पश्चिमी विस्तार है। अब इसका हम भौगोलिक वर्गीकरण देखते हैं। तो भौगोलिक वर्गीकरण में सबसे पहले जो है हिमालयी क्षेत्र आता है, हमारा हिमालय है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हिमालय में बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, दून और द्वार है, फिर शिवालिक श्रेणियां हैं, फिर मैदान है, मैदानों में भाबर है, तराई है, उसके बाद आता है गंगा का मैदान। अब सबसे पहले हम देखते हैं बृहद हिमालय जो है। अगर हम बृहद हिमालय की उत्तराखंड में बात करें तो जो है उत्तराखंड के उत्तर में यह स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4500 से 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी चट्टानें जो है काफ़ी पुरानी है, इसी कारण इसमें जो है लोग भी काफ़ी कम रहते हैं। साथ ही वनस्पतियाँ वगैरह भी इसमें नहीं पाई जाती हैं। और कृषि योग्य की भूमि भी जो है इसमें कमी है, क्योंकि काफ़ी पुराना जो है यह है। और अगर इसमें हल्की फुल्की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो उसकी बात करें तो क्या कहते हैं 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ पाई जाती हैं, जैसे कि अनीमुनस, जूलीपर, विलो, ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बात करें तो इसके ऊपर जो है कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। और जो फूलों की घाटी है वह भी जो है किस हिमालय में स्थित है? बृहद हिमालय में ही स्थित है। और अगर हम 10,000 फीट से कम ऊंचाई की बात करें तो उसमें पाई जाती हैं स्पून, सिल्फर,
पफन, ब्लू पाइन आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां कहा जाता है इन्हें। और साथ ही जो है अधिकांश पर्वत श्रेणियां और दर्रे भी जो है इसी हिमालय में आते हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां। जैसे कि हम पर्वत श्रेणियों की बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। इसके बाद कामेट है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 7,756 मीटर है। नंदा देवी पूर्वी है, 7,456 मीटर है। और साथ ही माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, ये सारी चोटियाँ जो है, और ये सारी चोटियाँ चमोली जिले में स्थित है। कौन सी? नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा, माउंट बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल और दूनागिरी। अब जो माउंट केदारनाथ है वह चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है। माउंट पंचाचूली पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। माउंट भागीरथी, माउंट गंगोत्री, माउंट यमुनोत्री और माउंट बंदरपुर, ये चारों कौन से जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और जो श्रीकंठ पर्वत है वह उत्तरकाशी में स्थित है, और एक नीलकंठ पर्वत है वह चमोली में स्थित है। क्योंकि जो ये सेम से मिलते हुए नाम है तो इनमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये देख लेना कि श्रीकंठ पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है और नीलकंठ पर्वत चमोली में स्थित है। और अब दर्रे की बात करते हैं। जो श्रीकंठ दर्रा है वो उत्तरकाशी से हिमाचल को जोड़ता है, और जो कालिंदी दर्रा है वो उत्तरकाशी से चमोली को जोड़ता है। थांगला, व्यांगला, मुलिंगला, सांगचोकला और नेलम, ये 5 दर्रे उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ते हैं। बाराहोती और मार्चियोक, ये दर्रे चमोली से पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। नीति, माणा, बालचाधुरा, तंजून, म्यूटरा, सलसल, ये 6 जो दर्रे हैं वो चमोली से तिब्बत को जोड़ते हैं। और जो सुंदर डूंगा दर्रा है वो चमोली से बागेश्वर को जोड़ता है। फिर उसके बाद जो ट्रेल पास दर्रा है वो बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जोड़ता है। किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, लामपियाधुरा, माशियाधुरा, ऊंटा जयंता, दारमा, मिलम, ये जो दर्रे हैं वो पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ते हैं। और एक दर्रा है गुंजी दर्रा, यह स्थित है पिथौरागढ़ में। अब इस हिमालय के हम ग्लेशियरों की बात करते हैं। जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, और जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वो उत्तरकाशी में स्थित है। तो अगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है तो गढ़वाल का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखते हैं कि किस किस जिले में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है। तो पिथौरागढ़ में स्थित है मिलम, रालम, नामिक, पोंटिंग और पिने, ये ग्लेशियर किसमें स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। सतोपंथ, दूनागिरी, हिपराबमक, ये चमोली में स्थित है। सुंदरडूंगा, पिंडारी, कफनी, मैगतोली, ये बागेश्वर में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, डोरियम और बंदरपूंछ, ये उत्तरकाशी में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है, और चौराबाड़ी रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये पूरा हो गया बृहद हिमालय। अब हम देखते हैं लघु हिमालय और मध्य हिमालय भी हम जिसे कहते हैं। तो अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी औसत ऊंचाई है 1800 से 3700 मीटर। अगर हम इस हिमालय की चट्टानों की बात करें तो वो भी जो है काफ़ी पुरानी है, कायांतरित अवस्था में, जिस कारण इधर भी क्या कहते हैं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इस हिमालय की अगर हम प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत, नाग टिब्बत जैसी पहाड़ियाँ इस हिमालय में पाई जाती हैं, जिन पर उत्तराखंड के प्रमुख शहर जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, चक्राता, लैंडौन, रानीखेत, इसमें स्थित है। और इनका जो है औसत तापमान कम है, मतलब जैसे जो महान हिमालय है उससे मतलब थोड़ा कम तापमान है, और इस कारण से पर्यटकों को काफ़ी लुभाते हैं। इस कारण जो है पर्यटन की दृष्टि से यह शहर उत्तराखंड के काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस हिमालय में जो है महीन जो है घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें गढ़वाल में बुग्याल कहा जाता है और कुमाऊं में प्यार कहा जाता है। साथ ही इस हिमालय की वनस्पति की अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप की वनस्पति इसमें पाई जाती है, जैसे कि बांज, बुरांस, देवदार, चीड़। साथ ही फलों की बात करें तो नाशपाती, सेब, अखरोट आदि इसमें पाए जाते हैं। जो है यहाँ कृषि की दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें गेहूँ, धान, जौ, मक्का आदि फसलों का उत्पादन होता है। इसी कारण से कृषि की दृष्टि से अच्छा है, तो इसी कारण से यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। साथ ही यह हिमालय जो है भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। लघु हिमालय किसकी दृष्टि से? भूकंप की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ जो है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है। इसके कारण से कई झीलों का निर्माण भी है, जैसे नैनीताल में कई सारी झीलें हैं, तो वो इसी कारण से क्या हुआ है, झीलों का यहाँ इस हिमालय में सर्वाधिक
सर्वाधिक झीलों का निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए महान हिमालय किसके लिए फेमस है, तो ऊंची ऊंची चोटियों के लिए फेमस है। और लघु हिमालय भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और साथ ही क्या कहते हैं, यह झीलों के लिए काफ़ी फेमस है, सर्वाधिक झीलें यहाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की, जिसे हम भाई हिमालय भी इसे कहा जाता है। और यह क्या है, हिमालय का अंतिम भाग है, क्योंकि इसका निर्माण लास्ट में हुआ है। जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय का हुआ, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर लास्ट में शिवालिक हिमालय। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वह है 700 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसके कारण नई चट्टानें हैं, जिसके कारण से यहाँ जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे बाद में हुआ है तो इस कारण से इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। साथ ही यह जो है भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, शिवालिक हिमालय में ही होती है। और ऊंचाई कम और बारिश ज़्यादा है, तो इस कारण से इसमें चौड़ी पत्ती वाले ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे साल, शीशम, सागौन आदि वृक्ष इस हिमालय में पाए जाते हैं। साथ ही अब बात करते हैं दून और द्वार की। यह जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में रचनात्मक घाटियाँ हैं, क्योंकि जो लघु हिमालय है वो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, तो उसका निचला जो भाग है वो भूकंप की दृष्टि से टूटता रहता है भूकंप की वजह से। और साथ ही शिवालय हिमालय का जो ऊपरी भाग है वो भूस्खलन की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, तो भूस्खलन के कारण टूटते रहे, टूट टूट के वो बराबर हो गया, तो वहाँ पे एक जो है एक समतल रचनात्मक घाटियों का निर्माण हुआ है। इन्हीं को जो है दून या द्वार कहा जाता है। इनको पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून वगैरह हो गया। साथ ही पूर्व में द्वार, जैसे कोट द्वार, हरिद्वार आदि इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं भाबर की। तो भाबर उसे कहते हैं, जैसे जब पर्वत से नदियाँ आती हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आती हैं, तो वो जो पर्वत का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर वो कंकड़ पत्थरों को आगे नहीं ले जा पाती, तो वहाँ पर छोड़ देती है, जिस कारण से वहाँ पर जो है वो कंकड़ पत्थर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो नदियाँ वहाँ पर छोटी छोटी नज़र आती हैं, जिस कारण नदियाँ विलुप्त नज़र आती हैं। उसी क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर, क्योंकि वहाँ काफ़ी मोटे मोटे पत्थर होते हैं, तो नदियाँ बीच बीच से उन पत्थरों के बीच से होकर गुजरती है, जिस कारण नदी साफ से दिखाई भी नहीं देती। और यहाँ की जो है, क्योंकि ये मोटे पत्थरों से मिलकर बना होता है, तो इस कारण इसकी उत्पादकता क्या होती है, काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं तराई की। इनका कई जैसे जब भाबर से जो है नदियाँ फिर आई, जैसे कंकड़ पत्थरों को सब छोड़ दिया, फिर नदियाँ वापिस आई, तो वापिस जब आती हैं जहाँ से विलुप्तप्राय नज़र आती हैं पहले, तो फिर वापस जो है प्रकट होकर धरातल में बहती है, तो उसी भाग को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। यह जो है महीन कंकड़, क्योंकि महीन कंकड़ पत्थरों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो मोटे कंकड़ पत्थर हैं वो नदी पहले ही छोड़ चुकी होती है, तो इसके बाद क्या होता है, महीन कंकड़ पत्थर होते हैं। और इसी कारण से यहाँ की उत्पादकता, यानी कि यहाँ कृषि योग्य भूमि भी काफ़ी अच्छी से माना जाता है। इसका विस्तार की अगर बात करें तो नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी और हरिद्वार के भी कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उसके नीचे, जो उत्तराखंड का सबसे निचला हिस्सा है वो आता है गंगा नदी का मैदान, जो कि गंगा नदी के अवसादों से मिलकर बना होता है। अगर उत्तराखंड में इसके विस्तार की बात करें तो जहाँ जहाँ गंगा नदी जो है नीचे भागों में मैदान में बहती है, वहाँ जैसे कि हरिद्वार, रायवाला, ऋषिकेश आदि क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। तो उत्तराखंड का भूगोल हमने आज पूरा पढ़ लिया है। यहाँ के देशांतरी स्थिति, अक्षांशीय स्थिति की हमने बात की, यहाँ के सीमाओं की हमने बात की, ग्लेशियरों की, पूरे हिमालय की और साथ ही मैदान की, तराई भाबर की भी हमने बात की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।